29 जून 2020 की शाम को लगभग 8:30-9 बजे जब देश में लॉकडाउन था, हम सब अपने अपने घरों से काम कर रहे थे। एक न्यूज़ आई कि भारत सरकार ने टिकटॉक और बहुत सारे इस तरह के और ऐप्स को हमारे देश से बैन कर दिया। उसके अगले दिन हमारे प्लेटफॉर्म पे 1,70,00,000 या 1,80,00,000 लोग आए। तो उस रात हमको लगा कि हमारा सर्वर शायद काम करना ही बंद कर दे, और हमें हर हफ्ते एक नए इन्वेस्टर का फोन आता था जो ये कहते थे कि हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं। हम भारत का पहला ऐसा यूनिकॉर्न थे शायद जिसके रेवेन्यू का अभी तक अता पता नहीं था, या रेवेन्यू के बारे में सोचना हमने शुरू ही किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर सिंह चारण है। मैं शेयरचैट, मौज और क्विक टीवी का को फाउंडर और CFO हूं। आज मैं आपको भारत की इकलौती, पहली और सबसे बड़ी स्वदेशी सोशल मीडिया कंपनी की कहानी सुनाने जा रहा हूं। शेयरचैट का जन्म 2015 में IIT कानपुर कैंपस में हुआ। सुनने में लगता है कि सोशल मीडिया बनाना कितना आसान है, लेकिन ये 11 सालों का सफर हमारे लिए कई उतार चढ़ावों से भरा रहा। कई बार ऐसे अवसर आए जब टीम ने लगभग हताशा स्वीकार कर ली थी, लेकिन हमने मिट्टी झाड़ी, उठ खड़े हुए और फिर चल पड़े, और चलते रहे तब तक जब तक 2025 में हम पहली बार कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं बन गए, जब तक 2026 में हम पूरी तरह से प्रॉफिटेबल होने वाली पहली भारतीय सोशल मीडिया कंपनी नहीं बन गए। ये दौर था 2015 का, जब स्टार्टअप्स के बारे में काफी बातें सुनने में आती थी। काफी सारे भारतीय स्टार्टअप्स को फंडिंग भी मिल रही थी। मेरे IIT के कुछ मित्र, IIM के कुछ मित्र या तो स्वयं स्टार्टअप कर रहे थे या किसी स्टार्टअप में नौकरी कर रहे थे। तो 2015 में मैंने बैंकिंग छोड़ के स्टार्टअप की राह पकड़ी। 2015 में जब मैंने स्टार्टअप साइड ज्वाइन की, उसी समय IIT कानपुर में 3 लड़के शेयरचैट का सपना बुन रहे थे। मैं अपने जीवन में स्टार्टअप वाली लाइन में तो घुस गया था, पर मुझे शेयरचैट के बारे में पता नहीं था। मैं 4 साल तक अलग अलग स्टार्टअप्स में काम करता रहा। शेयरचैट पैरेलली अपनी दुनिया में बढ़ता रहा। 2019 में मैंने शेयरचैट ज्वाइन किया। अब हम 1 मिनट के लिए थोड़ा सा पीछे चलेंगे। मैं 2015 से 2019 तक के शेयरचैट के सफर की दास्तान आपको सुनाऊंगा। उसके बाद हम 2019 से आगे की कहानी लेंगे, जब मेरी और शेयरचैट की कहानियां आपस में जुड़ गई। तो 2015 में 3 लड़के, अंकुश सचदेवा, भानु प्रताप सिंह और फरीद अहसन, एक ऑन कैंपस हैकाथॉन के दौरान मिले। वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, और उन तीनों का सपना था कि हम यहां से निकलकर नौकरी नहीं करना चाहते, हम कुछ स्टार्टअप करेंगे। तब तक शेयरचैट का आइडिया नहीं था। उन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप आइडियाज ट्राई किए, और क्योंकि उनके पास फंडिंग का अभाव था, तो अक्सर वो आइडियाज फेसबुक पे या इंटरनेट पे टेस्ट करते थे अलग अलग यूजर्स के साथ, ये देखने के लिए कि कौन सा आइडिया चलेगा। तो जब वो ये सब कर रहे थे 2015, आप इमेजिन कीजिए, तब तक रिलायंस जियो लॉन्च नहीं हुआ था। इंटरनेट एक बड़े शहरों की चीज थी, छोटे शहरों तक इंटरनेट पहुंचा नहीं था। इंटरनेट का यूज अक्सर IIT IIM कैंपसेस में या मल्टीनेशनल कंपनीज में या हमारी बड़े शहरों में होता था। 2015 के आसपास जब ये लोग रिसर्च कर रहे थे, तब इन्होंने पाया कि कुछ लोग, छोटे शहरों के लोग, धीरे धीरे इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, और उनका व्यवहार इंटरनेट पे बड़े शहरों के लोगों से काफी भिन्न था। और ये उनको, इन तीनों लड़कों को ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तो इस सोच विचार के साथ 2015 में हमने ये निर्णय किया कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां हिंदी बोलने वाले लोग, जहां गुजराती, तमिल, मराठी, मलयालम, कन्नड़ा बोलने वाले लोग अपनी पसंद का कंटेंट पा सकें और एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। जैसा मैंने पहले बताया, कंपनी के पास कोई फंडिंग नहीं थी। हमको नए यूजर्स लाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते जो हमारे पास थे नहीं। तो हमने कहा कि क्यों ना हम अपने यूजर्स के थ्रू दूसरे यूजर्स को जोड़ें। इसलिए हमने एक फीचर डाला, व्हाट्सएप शेयर। जो भी व्यक्ति शेयर चैट पे आता था, कंटेंट देखता था, उनको हम कहते थे अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो आप व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं,
और जब वो यूजर अपने दोस्तों के साथ वो कंटेंट शेयर करते थे तो उसके नीचे लिखा आता था, अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप शेयर चैट पर आ सकते हैं। अब हमारी किस्मत देखिए, हमने शेयर चैट शुरू किया, उसके कुछ महीनों में जियो लॉन्च हुआ, इंटरनेट भारत के घर घर तक पहुंचने लगा, स्मार्टफोन सस्ते होने लगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट से जुड़ने लगे, और जैसा हमने सोचा था कि समय के साथ भारतीय भाषा के कंटेंट की डिमांड होगी, वैसा होने लगा। और ज्यों ही वो होने लगा, शेयर चैट पर बहुत सारे लोग जुड़ने लगे। अब हमारा प्रोडक्ट मार्केट फिट प्रूव हो चुका था, लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर आने लगे थे। समय के साथ ऐसा हुआ कि लोग ज्यादा आ रहे थे, हमारे पास कंटेंट कम पड़ने लगा। तब हमने अपने यूजर से कहा कि अगर आपके पास कोई अच्छा कंटेंट है जो आप इस कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहें, तो क्यों ना आप अपना कंटेंट कंट्रीब्यूट करें। तो वहां से शुरुआत हुई शेयर चैट के यूजर जनरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म बनने की। वो एक कम्युनिटी थी जहां लोग आते थे, कंटेंट स्वयं भी देखते थे, और अगर उनके पास कुछ अच्छा कंटेंट, कोई अच्छा आइडिया था तो वो दूसरे लोगों के साथ साझा कर सकते थे। इस तरह से एक नेटवर्क बनने लगा, हमारा यूजर काउंट बढ़ने लगा। जैसे ही हमने यूजीसी कंटेंट अलाउ किया तो कंटेंट सप्लाई भी बढ़ने लगी। अब हमारे पास इनफ सप्लाई थी, हमारे पास बहुत सारे लोग थे। हमने सोचा अब हमारे पास काफी लोग हो गए हैं, काफी कंटेंट आने लगा है, क्यों ना हम ये सोशल ग्राफ ड्रिवन सोशल मीडिया बनाने की कोशिश करें। मजे की बात यह थी कि तब तक हमारे यूजर्स के दिमाग में हमारे लिए एक जगह थी, हम एक कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म बन चुके थे यूजर्स के दिमाग में। हमारे यूजर्स ने हमको कभी एक फ्रेंडशिप नेटवर्क की तरह देखा ही नहीं। तो जब हमने उनसे कहा कि आप यहां दोस्त बनाइए, उन्होंने कहा क्यों, हम तो यहाँ कंटेंट कंज्यूम करने आते हैं, आपका कंटेंट अच्छा है, अच्छा कंटेंट दोगे तो हम रहेंगे, नहीं दोगे तो हम चले जाएंगे। अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हमने जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क के बारे में सुना था वो सब सोशल ग्राफ पर डिपेंडेंट थे, या तो फ्रेंड्स नेटवर्क थे या फॉलो नेटवर्क थे, जिस तरह का नेटवर्क ट्विटर हुआ करता था। जब हमारा ये सोशल नेटवर्क बनाने का प्रयास असफल सा होने लगा तो हमने सोचा क्यों ना हम कुछ अनुमान लगाने का प्रयास करें। जैसे कि अगर हमें पता है कि यह यूजर दिल्ली में है और अभी दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी और दिल्ली से रिलेटेड कंटेंट हो सकता है कि उस यूजर को पसंद आए। तो हमने एल्गोरिथम में इस तरह के अप्रोक्सीमेशन मेथड शुरू किए और जिससे हमें काफी फायदा होने लगा। तो हमें लगा कि यह शायद एक रास्ता हो सकता है। इस दौरान कंपनी 2 राउंड ऑफ फंडिंग पा चुकी थी। हमारे बोर्ड पर कुछ जाने माने इन्वेस्टमेंट फंड्स आ चुके थे, और जब हमने उनसे यह समस्या साझा की और बताया कि हम इस तरह के एल्गोरिथम बनाकर इस तरह से अप्रोक्सीमेशन करके हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे एक इन्वेस्टर ने कहा कि आप बिल्कुल सही राह पर हैं। आपको शायद पता ना हो, लेकिन यह प्रयास चाइना में सफल हो चुका है। एक कंपनी है जिसका नाम है बाइट डांस, जो एल्गोरिथमिकली या एल्गोरिथम के माध्यम से यूजर और कंटेंट का मैच मेकिंग या मिलान कर रही है। आप समझो, एक यूजर की कुंडली है और एक कंटेंट की कुंडली है, और एक एल्गोरिथम है जो इन दोनों की कुंडली और गुण मिलान करके कहता है कि इस यूजर को यह कंटेंट पसंद आने के चांसेस ज्यादा हैं। हमको एक मंत्र मिल चुका था, हमको एक उम्मीद की किरण, एक रास्ता दिखने लगा था। यह बात 2017-18 के आसपास की है, और हमें लगा कि यह बाधा हमने पार कर ली। शेयर चैट का यूजर बेस बढ़ने लगा, हमको फंडिंग मिल गई। अभी तक हमने 1 रुपया भी आय नहीं पैदा की थी, या हमारी इनकम के नाम पर हमारे पास जीरो था। लेकिन हमारे साथ बहुत सारे यूजर जुड़ रहे थे, उनको कंटेंट पसंद आ रहा था, वो हमारे प्लेटफॉर्म पर समय व्यतीत कर रहे थे। और जब जब हमने सोचा कि क्यों ना अब हम रेवेन्यू मोनेटाइजेशन के बारे में सोचें, हमको अक्सर अपने जानने वालों से, अपने दोस्तों से, अपने इन्वेस्टर से यह सलाह मिली कि अभी आप कम से कम दिन के 1 करोड़ यूजर्स तक पहुंच जाइए, उसके बाद आप मोनेटाइजेशन के बारे में सोचिएगा, क्योंकि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज करने के लिए एक बड़े यूजर बेस की आवश्यकता होती है। तो हम उस दिशा में चलते रहे, हमारे प्रयास बहुत अच्छे रहे। 2019 में ट्विटर के फाउंडर जैक डोर्सी भारत आए, और उन्हें किसी ने बताया कि एक लोकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है शेयर चैट नाम से,
जो भारत में ट्विटर से कम 2 से 3 गुना बड़ा है। जैक डॉर्सी के लिए ये चौंकाने वाली बात थी। उन्होंने कहा बुलाइए ये लोग कौन है, हम मिलते हैं। 2019 में, तब तक मैं शेयर चैट का हिस्सा नहीं था, अंकुश, फरीद और भानु जैक डॉर्सी से मिले। जैक डॉर्सी उनसे इतना प्रभावित हुए, उन्होंने कहा मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। 2019 में, तब तक जैसा मैंने कहा, कंपनी के पास रेवेन्यू नहीं था, कंपनी के पास बहुत सारे यूजर थे और उन यूजर्स का प्यार और भरोसा था। 2019 में ट्विटर ने शेयर चैट में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की। अब हम एक मैच्योर स्टेज की तरफ बढ़ रहे थे और तब तीनों फाउंडर्स ने मिलकर यह डिसाइड किया कि अब हम शायद आगे, समय आ गया है जब हम रेवेन्यू के बारे में सोचें, जब हम प्रॉफिट्स के बारे में सोचें। और हम तीनों मूल रूप से टेक्नोलॉजी पे फोकस करने वाले लोग हैं, क्यों ना हम एक लीडर हायर करें जो हमको फाइनेंशियल में हेल्प कर सके। तो 2019 में एक कॉमन मित्र के थ्रू मैं फरीद से मिला, अंकुश से मिला, भानु से मिला और मैंने उनकी कहानी सुनी। मुझे दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग लगी। पहला, ये तीनों लड़के मेरे से 7 साल जूनियर थे, आईआईटी कानपुर से आए थे। आईआईटी कानपुर वो धागा या कॉमन ग्राउंड था जिसके थ्रू हम हमारे तार जुड़े हुए थे। तो यह चीज मुझे अच्छी लगी। मुझे लगा मैं इनके साथ काफी सहज हो सकता हूं, हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरी चीज, ये लोग एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना रहे थे जो भारत के छोटे शहरों तक, भारत के गांवों तक इंटरनेट और इंटरनेट कंजम्पशन को ले जाने वाला था और यह मेरी जड़ों से जुड़ा हुआ था। मुझे लगा कि इस कंपनी में मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जिसको लेकर जब मैं अपने गांव जाऊं तो मैं बहुत गर्व से कह सकूं कि ये देखो, मैंने कुछ ऐसा बनाया है जो आपके भी काम आ सके। तो इन दो विचारों के चलते मैंने 2019 में शेयर चैट ज्वाइन किया। मुझे सबसे पहली जिम्मेदारी मिली इन्वेस्टर रिलेशंस हेड करने की। इसका मतलब था कि शेयर चैट में होने वाले नए इन्वेस्टमेंट्स की जिम्मेदारी, जो इन्वेस्टर ऑलरेडी शेयर चैट के बोर्ड पर थे उनके साथ तालमेल रखने की, उनकी एक्सपेक्टेशन समझने की और कंपनी की परफॉर्मेंस उन तक ठीक तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी थी। 2019 में जब मैंने ज्वाइन किया तब तक ट्विटर इन्वेस्ट कर चुका था। शेयर चैट की वैल्यूएशन $600 मिलियन यानी $60 करोड़ आंकी गई थी और कंपनी के पास उस समय लगभग 1 करोड़ यूजर प्रतिदिन हमारा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे। मैंने जब ज्वाइन किया तब हमने रेवेन्यू के बारे में सोचना शुरू किया। दुर्भाग्य से कुछ ही महीनों में कोविड हो गया और जब कोविड हुआ तो कुछ समय के लिए हमें लगा कि हमें आगे के लिए फंडिंग नहीं मिलेगी। कोविड हुआ है, सारी कंपनीज अपने एडवर्टाइजिंग खर्चे कम करने वाली हैं। हम एडवर्टाइजिंग से ही रेवेन्यू कमाने का विचार कर रहे थे, तो हमें लगा अब हमारे रेवेन्यू के चांसेस भी कम है। तो हमारे सामने ये बहुत बड़ी दुविधा थी कि जो पैसा हमारे पास है और जिस स्पीड से हमारे खर्चे हो रहे हैं, हो सकता है बहुत जल्दी हमारे पैसे खत्म हो जाए। इससे पहले कि हम रेवेन्यू कमाना शुरू करें, कंपनी का खजाना खाली हो सकता है। और कोविड के शुरुआती दौर में यह लग रहा था कि आगे की फंडिंग पाना बहुत मुश्किल चीज हो सकती है। तो हमने पहले कुछ महीनों में अपने खर्चे कम करने के बारे में सोचा। अब यह बहुत बड़ा संकट था हमारे लिए। हम चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा यूजर हमारा प्लेटफॉर्म यूज करें जिससे हम रेवेन्यू कमा सकें, लेकिन जितने ज्यादा यूजर प्लेटफॉर्म यूज करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा डेटा सेंटर या क्लाउड या कंप्यूटिंग का बिल आएगा। और ये एक तरह से बिजली के बिल जैसा था, जितने ज्यादा एसी, जितने ज्यादा कूलर, जितने ज्यादा पंखे आप चलाएंगे उतना ज्यादा आपका बिल आएगा। तो हमारे सामने दुविधा यह थी कि हम चाहते हैं ज्यादा यूजर आए लेकिन खर्चा कम हो। तो किसी तरह से हमने अलग अलग तरीके से अपने खर्चे कम करने की योजना पर काम करना शुरू किया। चलते चलते जून 2020 आया। 29 जून 2020 की शाम को लगभग 8:30-9 बजे, जब देश में लॉकडाउन था, हम सब अपने अपने घरों से काम कर रहे थे, एक न्यूज आई कि भारत सरकार ने टिकटॉक और बहुत सारे इस तरह के और ऐप्स को हमारे देश से बैन कर दिया है। शेयर चैट लीडरशिप ने तुरंत उस समय एक कॉल ऑर्गेनाइज की। हम सब वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आए और हमारी टेक्नोलॉजी टीम ने कहा आज हमारा सर्वर फट सकता है, क्योंकि जैसे ही ये न्यूज बाहर आई, जो लोग टिकटॉक यूज कर रहे थे वो एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म
या एक दूसरा ऑप्शन तलाश कर रहे थे जहां पर आप वर्टिकल स्क्रॉलिंग फीड में एंटरटेनिंग कंटेंट देख सकें, वीडियो देख सकें। और उस समय चीन के अलावा पूरी दुनिया में शेयर चैट एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म था जो एल्गोरिथम्स के माध्यम से वर्टिकल कंटेंट फीड सर्व कर रहा था। तो 29 जून से एक दिन पहले हमारे प्लेटफॉर्म पे लगभग 90 लाख लोग आए थे। उसके अगले दिन हमारे प्लेटफॉर्म पे 1 करोड़ 70 या 1 करोड़ 80 लाख लोग आए। तो उस रात हमको लगा कि हमारा सर्वर शायद काम करना ही बंद कर दे, ओवरलोड हो जाए और हम यूजर्स को सर्विस ही ना कर पाए। तो हमने आधी रात को अपने सर्वर प्रोवाइडर के एशिया ऑफिस में फोन किया, उनको जगाया और कहा कि आपको हमें ज्यादा सर्वर कैपेसिटी प्रोवाइड करनी होगी। उन्होंने कहा हमारे पास इस वक्त फ्री कैपेसिटी है ही नहीं, हम आपको सर्वर कैपेसिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। हमने उनसे कहा कि आपातकालीन स्थिति है, आपको हमारे लिए सर्वर उपलब्ध कराने होंगे, अगर उसकी कॉस्ट ज्यादा लगती है तो लगे। तो हमने सर्वर्स का इंतजाम किया और चल पड़े। जिस तरह से यूजर्स हमारी तरफ भीड़ में आ रहे थे, हमें लगा कि भारत को अपने स्वदेशी टिकटॉक की जरूरत है और शेयर चैट के पास ये बहुत सुनहरा अवसर है कि हम भारत का टिकटॉक बनाएं। तो एज ए टीम हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम अगले 48 घंटे में एक नया शॉर्ट वीडियो ऐप बाजार में लाएंगे। मैं इन्वेस्टर रिलेशंस का हेड था, मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि जब हम नई ऐप लॉन्च करेंगे, सर्वर पर खर्चा होगा, मार्केटिंग पर खर्चा होगा, रेवेन्यू अभी शुरू नहीं हुआ है, तो फंडिंग की आवश्यकता होगी और बहुत सारी फंडिंग की आवश्यकता होगी। वो पैसा लाना आपकी जिम्मेदारी है। तो साहब हमने मौज लॉन्च किया, हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। एक हफ्ते के अंदर अंदर मौज गूगल प्ले स्टोर पे नंबर 1 ऐप बन गया और बाजार में इतना बड़ा अवसर पैदा हुआ था, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे अलग अलग कंपनीज ने यह अवसर बनाने का प्रयास किया। एक महीने के अंदर अंदर कम से कम 10 कंपनीज भारत का शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए उमड़ पड़ी। अब जब भी हम फंड रेजिंग के लिए जाते, इन्वेस्टर्स कहते 10 लोग हैं, हमें कैसे पता आप सबसे बड़े बनोगे, अभी तो सब बराबर हैं, चलिए कुछ दिन देखते हैं। अब हमारी समस्या ये थी कि हमारा यूजर काउंट बहुत तेजी से बढ़ रहा था और मजे की बात यह है कि जून 2020 और जुलाई 2020 एक महीने के अंदर हमारे खर्चे 4 गुना हो गए, क्योंकि हमारा यूजर काउंट 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया था। और हमारे लिए जरूरी था कि यूजर्स बढ़ते रहे, उनकी सर्विस में कोई कमी ना आए, इसलिए वो खर्चे भी जरूरी थे। ऐसा नहीं था कि हम कोई अनावश्यक खर्चा कर रहे थे। और आप ये सोचिए कि उस समय एक होड़ लगी थी कि कौन सबसे पहले सबसे ज्यादा यूजर्स का विश्वास जीतकर भारत का शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म बन सकता है। 2021 के जनवरी फरवरी तक आते आते मुझे, अंकुश को अलग अलग बहुत बड़े इन्वेस्टर्स के फोन आने लगे। उन्होंने कहा हमने आपकी प्रोग्रेस देखी है, हमें आपकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी लगी, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम आपको पैसा देना चाहते हैं। तो साहब एक समय ऐसा आया कि जहां हमारे पैसे लगभग लगभग खत्म होने वाले थे और हमारा प्लेटफॉर्म लगातार बढ़े जा रहा था और हमें हर हफ्ते एक नए इन्वेस्टर का फोन आता था जो ये कहते थे कि हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं, आप चलते रहिए। अब पैसा उठाने का सिलसिला शुरू हुआ। मार्च 2021 में हमने एक साथ $500 मिलियन, उस समय के हिसाब से लगभग 4,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट्स उठाए और हमारी कंपनी यूनिकॉर्न बन गई। हम भारत का पहला ऐसा यूनिकॉर्न थे शायद जिसके रेवेन्यू का अभी तक अता पता नहीं था या रेवेन्यू के बारे में सोचना हमने शुरू ही किया था। तो 2021 में शेयरचैट एक यूनिकॉर्न बना। हमने $500 मिलियन यानी $50 करोड़ की फंडिंग उठाई और हमने अपनी यूजर जर्नी के साथ साथ रेवेन्यू कमाना शुरू किया। हमने सबसे पहले एडवर्टाइजिंग से रेवेन्यू कमाया और उसके साथ साथ कोविड के दौरान जब सब लोग अपने अपने घरों में बंद थे, तो एक और नया तरीका निकला लाइव स्ट्रीमिंग का, एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए। तो हमने लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू किया जिसमें क्रिएटर्स अपने फैंस के साथ जुड़ सकते थे और धीरे धीरे लाइव स्ट्रीमिंग पर भी मोनेटाइजेशन शुरू हुआ। तो 2021 से 2022 तक का यह सफर ऐसे चला मानो एक पार्टी हो। हर 2-3 महीने में हमें नए इन्वेस्टर्स के फोन आते थे, हमें नए इन्वेस्टमेंट्स मिलते थे और सन 2021 में
मार्च से लगाकर दिसंबर तक हमने $931 मिलियन की फंडिंग रेज की, 93 करोड़ डॉलर्स और $931 मिलियन। और उस साल जितनी भी कंपनी यूनिकॉर्न बनी थी, उनमें सबसे ज्यादा पैसा शेयरचैट ने रेज किया था। तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शॉर्ट वीडियो मार्केट में धीरे धीरे कंसोलिडेशन होने लगा। यह दिख गया था कि मौज बाकी सबसे आगे निकल चुका है। हमारे पास अब शेयरचैट और मौज दो अलग अलग ऐप थी जो बहुत अच्छा कर रही थी। 2022 की शुरुआत हुई, हमने एक बार फिर से एक राउंड फंडिंग रेज की। हमने एमएक्स टकाटक जो मौज की प्रतिद्वंदी ऐप थी उनको एक्वायर किया और हम निर्विवादित रूप से भारत की सबसे बड़ी भारतीय शॉर्ट वीडियो ऐप बन गए। अब मजे की बात है, किस्मत ने फिर करवट बदली। रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, मार्केट में फंडिंग की कमी होने लगी और वो लोग जो हफ्ते हफ्ते महीने महीने हमें कॉल करके कहा करते थे कि आइए बैठते हैं फंडिंग की बात करते हैं, वो सब एकदम से गायब हो गए। हम अपने बोर्ड से मिले तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, अब आपकी वैल्यूएशन है $5 बिलियन, लगभग 40,000 करोड़ रुपए, और आप साल का 40,000 करोड़ छोड़िए, आप 40 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो अब मार्केट जिस दिशा में जा रहा है, आपको 40 करोड़ के रेवेन्यू पे 40,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे फंडिंग मिलने के सवा के अवसर मिलेंगे ही नहीं। अब आप भूल जाइए कि कोई आपको फंडिंग देगा, जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो जाते, जब तक आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। कोविड के बाद 2022 के लगभग, जब अक्सर ये खबरें आती थी कि फलां कंपनी ने इतने लोगों को नौकरी से निकाल दिया, मेरे पिताजी मुझसे अक्सर पूछा करते कि तेरी कंपनी क्या धंधा करती है? मुझे पता है तुम्हारे गुड मॉर्निंग मैसेजेस आते हैं, तुम कुछ वीडियो बनाते हो, पैसा कैसे कमाते हो? और मैं अक्सर कहा करता था, पापा अभी हमारी कंपनी घाटे में है। मेरे पिताजी शायद मेरा मन रखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कहते थे, लेकिन मेरी तरफ देखते और कहते, तेरा बेटा बड़ा हो रहा है, तेरे पास घर भी नहीं है, तेरे पास सेविंग तो है, अगर कंपनी नहीं चली तो क्या होगा? और मैं खुद भी कई बार देखता था, मेरे साथ के जो लोग थे आईआईटी में, आईआईएम में, जो मेरे साथ पढ़े थे, देखता था फलां आदमी ने बड़ी गाड़ी खरीद ली, इसने बहुत अच्छा गुड़गांव में बड़ा फ्लैट खरीद लिया। मैं आज भी किराए पे रहता हूँ। और कभी कभी मन में यह सवाल आता था कि मैंने लगभग सब कुछ दांव पर लगा दिया, इसका अंत ठीक तो निकलेगा? 2025 आते आते हमारी टेक्नोलॉजी टीम ने हमारे सारे अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए सर्वर कॉस्ट जो ₹150 प्रति व्यक्ति प्रति साल थी, उसको गिराकर, और हमने उन्हें ₹75 का टारगेट दिया था, उन्होंने वो कॉस्ट ₹55 पर हमें लाके दी। और मार्च 2025 आते आते शेयर चैट के 10 साल के सफर में पहली बार ऐसा हुआ जब महीना खत्म होने पर हमारा जो बैंक बैलेंस था वो महीने की शुरुआत से ज्यादा था। फाइनेंस के टर्म्स में इसे कैश फ्लो पॉजिटिव कहते हैं। तो पहली बार हमने, हमारी आमदनी हमारे खर्चे से ज्यादा थी। पहली बार हमने पैसा गंवाया नहीं, हमने पैसा कमाया। अब इस सफर में यह हुआ कि वित्तीय वर्ष 2025 में हमने कुल मिलाकर 723 करोड़ का रेवेन्यू किया। 723 करोड़ की आय लगभग लगभग वित्तीय वर्ष 2024 के बराबर थी। तो 2024 से 25 हम कॉस्ट कम करते रहे, लेकिन हमारा रेवेन्यू आगे नहीं बढ़ पाया। और ये एक जानी बूझी, सोची समझी रणनीति के तहत हमने किया था। 2025 तक आते आते हम कैश फ्लो पॉजिटिव हो गए। अब हमने वो सारे सवालों के जवाब पूरी तरह से दे दिए थे जिन्होंने हमसे ये कहा कि भारत में आप यूजर्स तो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन रेवेन्यू नहीं कमा सकते, प्रॉफिट तो छोड़ दो। तो 2025 में पहली बार 10 साल के अथक परिश्रम के बाद शेयर चैट ने कैश फ्लो बनाया। अब हमारे पास एक नया मोड था, हम प्रॉफिटेबल हो गए थे। लेकिन बिजनेस की दुनिया में सिर्फ प्रॉफिटेबल होना काफी नहीं है, ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का साथ साथ चलना, यह एक सफल कंपनी की निशानी है। तो 2025 से हमारे लिए एक नया पड़ाव शुरू हुआ। हमने कहा हम अपना रेवेन्यू किस तरह बढ़ा सकते हैं।
तब तक हम अपने एल्गोरिथम्स अच्छी तरह से बना चुके थे। हम 2 ऐप्स बनाकर ये भली-भांति प्रूव कर चुके थे कि हम भारतीय जनता को जोड़ सकते हैं, भारतीय जनता को अच्छा कंटेंट रिकमेंड कर सकते हैं। तो 2025 में माइक्रो ड्रामा का फॉर्मेट, जिसे मैं कहूँगा ओटीटी का वर्टिकल फ़ोन वर्ज़न शुरू हुआ था। हमने ये नया कंटेंट फॉर्मेट मौज पर टेस्ट किया, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उसके साथ-साथ हमने अपनी तीसरी ऐप क्विक टीवी की शुरुआत की। तो हमारी कंपनी ने लगभग हर 5 साल में एक नई ऐप लॉन्च की है। 2015 में शेयर चैट, 2020 में मौज, 2025 में क्विक टीवी। और हमने माइक्रो ड्रामा सर्व करना शुरू किया। एक तरफ हम क्विक टीवी पर माइक्रो ड्रामा सर्व कर रहे थे, जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड माइक्रो ड्रामा था, जो कंटेंट देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ता। उसके साथ-साथ हमने मौज पर माइक्रो ड्रामा कंटेंट देना शुरू किया, जो यूज़र के लिए बिल्कुल मुफ्त था। हमने कहा, हमारे पास इस देश में सैकड़ों करोड़ भारतीय हमारा ऐप देखते हैं। अगर हम उन्हें माइक्रो ड्रामा देने लगे, उनमें से जो लोग माइक्रो ड्रामा कंज्यूम करना चाहते हैं, अगर हम उनको माइक्रो ड्रामा ऑफर करने लगे, तो हो सकता है हम एक अच्छा यूजर प्रोपोजिशन बना पाएँ। तो साहब 2025 से हमारी ग्रोथ की जर्नी शुरू हुई। और हमें बहुत अच्छा, हमारी उम्मीदों से भी कहीं बढ़कर हमारी जनता ने, हमारे यूजर्स ने रिस्पॉन्स दिया और 2026 आते-आते हम न सिर्फ प्रॉफिटेबल थे, हम बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे थे और वित्तीय वर्ष 2026 जो मार्च 2026 में खत्म हुआ, हमने लगभग 1000 करोड़ रेवेन्यू कमाया। तो 723 करोड़ से 1000 करोड़ की जर्नी 1 साल में पूरी हो गई। मुझे कविताओं का थोड़ा शौक है, तो मैं अपनी कहानी, ये किस्सा खत्म करते-करते अपनी एक छोटी-सी कविता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। वो कुछ इस तरह है कि डगर थी मुश्किल, पाँव में छाले, दिल में लेकिन जोश लिए हम सीना ताने निकल पड़े थे। राह का पत्थर कहता हमसे, दूर है मंजिल, डगर कठिन है, अभी लौट जा वक्त है राही, आगे विकट अंधेरा वन है। आस्तीन से पोंछ पसीना, अधरों पर मुस्कान संभाले, हम कहते ओ मील के पत्थर, अश्रु स्वेद का मोल चुका जब मिलेगी मंजिल, सोचो स्वाद विजय का कैसा मीठा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।